देखो अब समय आ गया प्लीज प्लीज करने का, है ना? तो उस समय को थोड़ा बचाया जाए। चलिए बेटा आप बस, हाँ बोल, शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो जो परेशानी होगी वो देखेंगे। अब बस बेटा, कल तक हम बात कर रहे थे लिवरेज की। लिवरेज ने हमें बताया कि कैसे हम चीजों का फायदा उठाएं, और हमने ये भी बातें देखी कि कौन सी बात कितनी रिस्की हो सकती है। हमें ये बात पता चली कि देखो, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज मेरी ज्यादा है, इसका मतलब अगर मेरा सेल्स 1% से बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी उससे ज्यादा से बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरा सेल 1% से कम होगा तो मेरा प्रॉफिट उससे ज्यादा से कम होगा। लिवरेज हमने देखा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बेटा ये ना थ्योरी पेपर तो अब चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड अब यहां पे बदल लो एकदम। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मान लो अगर किसी की ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है, तो आपको ये बात तो समझ में आई गई थी कि अगर मैं सेल 1% बढ़ाऊंगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 गुने बढ़ जाएगा। लेकिन हमने बात की थी डबल एज्ड स्वॉर्ड की। इसका मतलब अगर 1% कम होगा तो 6% पीछे भी चला जाएगा। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे जो इतना ज्यादा रिस्की हो कि 1 कदम बढ़े तो सीधा 6, लेकिन अगर 1 कदम पीछे गए तो भी सीधा 6 कदम पीछे। यहां पर हमारी बात थी फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड। कौन सा फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब हम आगे बढ़े टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिवरेज, तो वहां पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट था वो था इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ने हमें बताया कि भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही, और आपके सेल के प्रॉफिट की वजह से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से जो अर्निंग में फर्क आएगा वो फाइनेंशियल, और सेल से जो अर्निंग में फर्क आएगा वो कंबाइंड। 3 ही खेल है कुल मिला के। परसेंटेज चेंज इन सेल, 1% चेंज इन सेल एंड द परसेंटेज सेल इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लिवरेज, percentage change in EBIT and percentage change in earnings to equity shareholders, financial leverage, change in sales and change in EPS or earning for the equity is known as combined leverage. अच्छा, एक बात, आजकल ना हमारी मीटिंग्स में एक बड़ा कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक है एफएम। कॉमन टॉपिक एफएम ये है कि नहीं, नीचे मुझसे ये चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आप जिस भी टीचर को शायद रेलेवेंट मानते होंगे, आप में से किसी ने कहा कि हमारा कोर्स शायद 31 तक की बात हुई थी, तो बेटा वो तो मैं पढ़ाऊं या दुनिया कोई भी टीचर आपको आके पढ़ा ले, 31 तक तो कैसे भी नहीं होगा। और रही बात, हमने पहले दिन ही एक बात की थी कि बेटा चाहे 2 क्लास लग जाए लेकिन काम बढ़िया से हो जाए, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस खुद से करवा दूं। मेरे पास ना आपका कोर्स खत्म करने का एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको स्टडी के क्वेश्चन कराऊं और काम खत्म। लेकिन जब आप टॉपर्स की किताब जाके देखेंगे कि इसमें तो 80 क्वेश्चन दिए हैं और स्टडी मटेरियल ने दिए 15 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तब आप तब भी गाली बकोगे मुझे
कि खाली 15 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया और खुद की किताब में डाल रखे हैं 80, ये कहाँ की बात हुई। अब मैं आपको 80 में से चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दिखा दो, तो आप कहोगे तो खींचे ही जा रहे हैं। तो भाई चाहते क्या हो ये बता दो, भागे या चलें? चलो, जैसे तुम्हारी बड़ी चलनी है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी ऐसा तुम्हारा वहम बने रहने दो कि तुमको ऐसा लगे कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंस है। एफएम का बेस है बेटा जी, बस बेटा एफएम का बेस है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप में से कुछ बच्चे कल मेरे पास या आज भी अभी भी लिवरेज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके बड़े हड़बड़ाए हुए थे कि एक फर्म यू है, एक फर्म एल है और उनका कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा और हमारी घबराहट। वो सारी बातें यहां से शुरू होगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं और कुछ भी सोच रहे हैं, बेटा छोड़ दो। हमारी आपकी बात तय हुई है मैम। अब क्या तय हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी साथ के साथ चर्चा में ले आएंगे। शुरू करें बेटा, शुरू करें। एक बात तय करते हैं, जो भी नाटक करेगा वो आप उसके बाजू वाला उसको भगा देगा। हाँ, नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। बस नेक्स्ट 15 minutes you are going to dedicate all of your mind here। बेटा ये एफएम का बेस है। आज से 3 क्लास पहले जब आपने और मैंने एफएम की बात करनी शुरू की थी, तो सबसे पहले हमने बात की कि ये सब्जेक्ट हमारे सामने आया ही क्यों, या ये क्यों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले बच्चे को क्यों ये सारी ऐसी ऐसी खतरनाक बातें पढ़ा रहे हैं। तब हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमें एक चाय की दुकान खोलनी थी सीपी में, याद है आपको? और उस वक्त हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी मांगी थी और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपके बिजनेस आइडियाज को सुन के कहा था कि देखो, तुम जो बात चाहते हो उस वाले बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए के आसपास लग जाएंगे, लेकिन जब मैं तुम्हारा हुलिया देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट तुमको 1 करोड़ रुपए का लोन दे पाएगी। लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट, आपने मुझसे मदद मांगी है बेटा, तो मेरा सबसे पहला फर्ज है कि मैं इस तरीके से कैपिटल अरेंज करके दूं किसको, मेरे क्लाइंट को, जिससे वो अपना बिजनेस पूरा कर सके। बोलो सही बात है? तो यहां पर जब वो सीए, देखो पहली बात क्या थी कि उसका काम क्या है, अब वो काम वो एक्चुअली में कर रहा है। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम का बेस है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया तो कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म, डिविडेंड डिसीजंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ के चल लिए तो ये बात हमारे 3 चैप्टर्स को कवर कर देगी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा। बेटा शब्द ही क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल शब्द आप 11वीं क्लास से सीख रहे हैं कि जब कोई भी बिजनेस या व्यक्ति अपने काम को करने के लिए कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके लाता है, उस जुगाड़ किए हुए पैसे को कहते हैं कैपिटल। बोलो ठीक बात है? वो व्यक्ति जब पैसे मांगने जाएगा तो उसके पास कई रास्ते दिखेंगे। एक तो मैं अपना खुद का पैसा ले आऊं, दूसरा मैं बैंक से लोन मांग लूं, या तीसरा मैं डिबेंचर इशू कर दूं। ठीक बात है? इसका मतलब ये जो बिजनेसमैन है वो कई सारे रूपों में क्या करेगा बेटा? कैपिटल अरेंज करने की सोचेगा। कैपिटल का मतलब क्या है?
वो फंड जो मैं अपने बिजनेस को चलाने में लगाऊंगा उसको क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल को लाने और लगाने, क्या लाने और लगाने में कुछ खर्चा आता है बेटा। मैम खर्चा जैसे मान लो मुझे बैंक से लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। मैंने एक सीए को अप्रोच किया कि भाई सीए, अब इतना बड़ा लोन तो हमारी तो मुंह देख के बैंक देगा नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस ढंग का बना दो कि बैंक उसको देख के मुझे लोन दे दे। सीए कहेगा हो जाएगा, 1% लगेगा। क्या ऐसा कुछ सुना है कभी कि काम तो हो जाएगा, लेकिन जितना लोन दिलवाऊंगा उसका 1% मैं रखूंगा। क्या आपको कैपिटल लाने में कोई खर्चा करना पड़ा या नहीं? क्या खर्चा करना पड़ा भाई? मैम हमने उनको ब्रोकरेज दी है कितने % की? 1% की। मान लो हमें इशू करना होता इक्विटी, बेटा अगर इक्विटी इशू करना होता तो प्रोस्पेक्टस छापते कि नहीं छापते? एडवर्टीजमेंट देते। हम नए लोग हैं, हमें कौन जानता है, तो अंडर राइटर्स को भी पटाते कि देख ले भाई जरा शेयर इशू करवा दे, तो क्या वो भी पैसे लेता? बताओ, अंडर राइटर की कमीशन। इसका मतलब मैं एक बात को देख रहा हूं कि साला जो भी लोन, जो भी कैपिटल लाना हो, बिना कुछ जेब से दिए तो कुछ भी आने वाला नहीं है। ये बात तो हुई कैपिटल को बिजनेस तक लाने की। अब अगर लोन इस्तेमाल करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी का पैसा इस्तेमाल करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक बात है। डिबेंचर का पैसा इस्तेमाल करोगे तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब पैसे को लाने और उसका इस्तेमाल करने दोनों में बिजनेस को कुछ खर्चे नजर आते हैं। उन खर्चों को कहते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो ठीक है। कहां से मैं लाऊंगा, उसको लाने में जो खर्चा होगा और उसका एक्चुअल इस्तेमाल जब मैं करूंगा उसमें जो खर्चा होगा, उन दोनों को मिला के कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई आपके हिसाब से? द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर procuring and retaining the different form of capitals is known as cost of capital। क्या ठीक बात है? कहीं से भी किसी भी रूप में पैसा लाना और उसको इस्तेमाल करना, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैम ये क्यों कर रहे हैं? इसको निकालने के पीछे कारण क्या है? ऐसा क्या घटना हमारी जिंदगी में घट गई कि हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? आपको बेटा बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट, क्या अपने क्लाइंट को इस बात की एडवाइस नहीं देनी पड़ेगी कि भाई डिबेंचर महंगे पड़ रहे हैं, क्या ले ले? फॉर हमने हाइपोथेटिकल बात करें, फैक्ट्स बाद में देखेंगे। भाई इक्विटी वालों की ना बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, वो सोचते हैं सारी कंपनी ही मुझे मिल जाए। तो एक काम कर, बाहर वालों से ही पैसा ले आ, थोड़ा थोड़ा फिक्स देके कम से कम टेंशन तो खत्म होता है। लेकिन मान लो मैं तो नया नया हूं, तो क्या नए लोगों को आप लोन दोगे? लेकिन रिलायंस वाले लोन मांगेंगे तो मिल जाएगा। क्यों? अरे ये आज से 100 साल से बैठे हैं, कौन सा हमारा पैसा खा के भाग जाएंगे। तो आप कहोगे कि भाई एक काम कर, तू नया है, बाहरी लोग तेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो तू क्या कर, अपना पैसा ज्यादा लगा
और बाहर से पैसे कम ला। ये सारी बातों का डिसीजन लेने के लिए बेटा मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जानकारी होना जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैम ये हम लिख रहे हैं क्या? नहीं बेटा। पहला कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाँ ये तो आपको इसका अपोजिट पता है, एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट। क्या ये जानते हैं आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट? चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां देखेंगे वो कॉस्ट जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, काम शुरू करने से पहले ही। इसका मतलब आपने जब सीए को लोन दिया था, लोन के लिए कहा था, तो उसने लोन दिलाने से पहले ही कह दिया था कि 1% इसका हिस्सा मैं रखूंगा। बोलो ठीक बात है? क्या ये फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। दूसरा, बैंक वाले ने भी उसी दिन कह दिया था कि अगर मैं तेरे को लोन दूंगा तो मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा। अब तुझे मंजूर है तो तू मुझसे ये लोन ले ले। ठीक बात है? इसका मतलब ऑलरेडी क्या किया है हमने? एक कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया हुआ है जिसमें ऑलरेडी सारी शर्तें पहले ही लिखी हुई है। पहले से ही हमारा कॉस्ट तय है कि अगर तुम ये वाले कैपिटल की तरफ जाओगे तो लाने में इतना और लगाने में इतना खर्चा तुमको आएगा ही आएगा। ठीक है? अब इसको जरा ध्यान से सुनना। आप मेरे पास नौकरी मांगने आए, ठीक है? आपने कहा मैम मैं एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे नौकरी पे रख लो। मैंने आपसे पूछा बेटा क्या सैलरी लोगे? आपने कहा मैम देख लो जो आपको ठीक लगता हो। मैंने कहा बेटा फिर भी कुछ तो बताओगे? आपने कहा देख लो जिससे मेरा गुजारा चल जाए। मैंने कहा अरे यार अब तो ये टेंशन हो गई। मैंने कहा अच्छा एक काम करो 5 लाख ले लो। आपने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मैं गुड़गांव में रहता हूं, वहां ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, 5 लाख से तो ना हो पाएगा। मैंने कहा अरे तो तुम बताओ फिर। आपने कहा देख लो ना जो आपको ठीक लगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाए। अरे यार, मैंने कहा अच्छा एक काम करो अभी तो एक्स अमाउंट ले लो, बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि चीजें ना धीरे धीरे आगे ही बढ़ती हैं। मैंने कहा तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी आगे ही बढ़ेगी। मैंने कहा मतलब आज जो कमाऊंगा आप या मैं भी तो यही सोचेंगे बेटा कि कल जो कमाऊं वो आज से ज्यादा हो। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा दे दो कि सामने वाले इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। लेकिन ये तो बोल नहीं रहा है, बार बार कहता है जो आपको ठीक लगे, बस मेरा काम हो जाए। इसका मतलब अब मुझे बाजू वाले कंपनी से बात करनी चाहिए कि भाई तेरे यहां फ्रेशर सीए आता है तो क्या देते हो? उसने कहा जी हम तो 6 लाख देते हैं। तब मैंने कहा अगर 6 लाख मैंने दिया तो इसके पास वहां का भी ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं खुलेगा कि 6 लाख तो वो भी दे रहा है और वो मेरे से पुरानी कंपनी है, तो हो सकता है कि 6 लाख के लालच में तो वो वहां चला जाए। मैंने कहा ठीक है हम 7 लाख देंगे, ये पक्की बात हो गई। अब जब आप मार्केट में घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेशर को कोई 7 लाख रुपया मेरे अलावा नहीं दे रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो यही काम बेटा कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ भी करती है। किस केस में? इम्प्लिसिट में। हम क्या करते हैं? इन्वेस्टर की
एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और इस केस में हमारे पास जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी डिविडेंड। क्या आपको याद है इक्विटी के साथ कोई बात तय नहीं होती बेटा। हम कहते हैं कि जो हमसे बन पाएगा वो हम तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन कब? सबका करने के बाद सब बचा। जैसे आपके पापा करते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो हमारे यहाँ क्या रिटेल का काम है, तो डेली पैसे आते हैं। यू नो वी वर यूज्ड टू बी सो फैसिनेटेड। पापा जी ने ला के हाथ में देते थे, बेटा ये ले। अब ये लगता था खर्चा करने के लिए, अलमारी में रख दे, सब तेरा ही तो है। और हम मन में खुश कि हमारे पास इतने पैसे हैं। लेकिन अब कल आप जाके बोलो पापा जी ये ड्रेस खरीद लूं, नहीं। और आप लाए कि इतना पैसा होने के बाद भी हम गरीब हैं। कल ही तो हाथ से इतने सारे पैसे अलमारी में रखे थे। ये वही लोग हैं बेटा कि सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन मिलता सबसे बाद में है। तो यहाँ पर दो टाइप के कॉस्ट, एक्सप्लिसिट जो काम शुरू होने से पहले ही तय है, फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड। 1% इसका लगेगा भाई ब्रोकरेज, 10% इंटरेस्ट एनुअली तुमको देना ही पड़ेगा। वो सब कुछ जो प्री डिफाइंड है दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट। और वो कॉस्ट जो कुछ भी फिक्स्ड नहीं है लेकिन फिर भी देनी तो है, क्योंकि इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस को मुझे पूरा करना है, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? पैसा कई रूपों में आएगा, नहीं आएगा? पैसा इक्विटी से आएगा, पैसा प्रेफरेंस से आएगा, पैसा डिबेंचर से आएगा और एक्सटर्नल लोन से आएगा। और मुझे पता चल गया है मेरे दोस्त कि हम जब उस पैसे को लाएंगे तो उसके लाने में भी लगेगा और उसको रखने में भी पैसा लगेगा। जितने समय के लिए लोन रखोगे उतने समय के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इतनी बातें फटाफट से एकदम से लिखो, उसके बाद लेट्स मूव जंप टू द चैप्टर। अरे यार कितना बोलते हो तुम लोग, ऐसा तुम्हारा मन नहीं करता कभी कि आज दिन भर कुछ नहीं बोले? मुझे ना पैसे मिलते हैं फिर भी मुझे कई बार लगता है कि क्यों बोलना है यार। हाँ, हम आपके जैसे स्वार्थी नहीं हैं। हम अपना ज्ञान फ्री में भी बांट सकते हैं। आप पैसे लेते हो ज्ञान बांटने के, ठीक बात है। Cost of capital is the cost oblique expenses incurred by the business to procure and to use the different sources of funds oblique capital। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो 2 है। किसके किसके लिए लग रहा है बेटा पैसा? प्रोक्योर करने के लिए और यूज करने के लिए। Two types of cost, explicit, implicit। Cost which are fixed and pre-decided in the contract
बिफोर द एक्विजिशन एंड यूसेज ऑफ फंड्स, क्या ये बात ठीक है? पैसे को लेने और इस्तेमाल करने से पहले ही मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, कितना पैसा लगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज। अच्छा बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? क्योंकि उसके नाम में ही होता है 6% प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है हमारा। और उसके बाद कॉस्ट which are non-fixed and non-decided but have to be incurred to satisfy the expectations of the investors. For example, इक्विटी डिविडेंड, उनसे कोई वादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको रिटेन रखना है तो देना पड़ेगा, और कम से कम उतना देना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए, या उतना देना पड़ेगा कि जितना कम से कम मार्केट में दूसरे लोग दे रहे हैं। चलो ये हो गया। डन। इस बार भी एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन 10 नंबर का आया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। शुरू करें बेटा? बस देखो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चीजों को हम लिंक भी कर सकते हैं रियल लाइफ से। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल चैप्टर। और एक्चुअल चैप्टर में सबसे पहली बात है कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कैपिटल बेटा? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कोई लिख रहा है? मैं इसको मतलब देखिए, आपको मेरे साथ लिखना शुरू करना होता है, एक इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलो यहां देखेंगे बेटा प्लीज, इससे आसान पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। लिवरेज आपको आसान नहीं लगेगी, लगेगा इसके सामने आपको लगेगा कि ये तो लिवरेज से भी आसान है। इधर देखो बेटा, हम कौन हैं? बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। अभी अभी हमने देखा कि बिजनेस या तो डिबेंचर से पैसा लाएगा, लोन से पैसा लाएगा, इक्विटी से पैसा लाएगा, और या तो प्रेफरेंस से पैसा लाएगा। बोलो ठीक बात है बेटा? ये बहुत जरूरी है। एक्चुअल चैप्टर यहां से शुरू हो चुका है। डिबेंचर ने तय किया था कि 10% इंटरेस्ट हम लेंगे। मार्केट लोन ने कहा था हम 12% लेंगे। प्रेफरेंस वाले 8% पे सेटिस्फाइड है, और इक्विटी वाले कहते हैं देख लो जो तुम्हें ठीक लगता है। इसका मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो बात है कि कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब अगर मैं डिबेंचर को कैपिटल के रूप में लूंगा तो उसको लाने और रखने में मेरा क्या पैसा लगेगा? दिस इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अगर मैं प्रेफरेंस कैपिटल से पैसा लाऊंगा तो उसको लाने
और रखने में मुझे क्या पैसा लगेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। यही बात लोन में और यही बात इक्विटी में। इसका मतलब अगर मैं यहां खड़े होकर देखता हूं कि मेरे पास 4 रास्ते हैं, तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है बेटा हर का अपना इंडिविजुअल कॉस्ट है। क्या इक्विटी का इशू और रिटेंशन बराबर हो सकता है कभी डिबेंचर के इशू और रिटेंशन के? मैम एक बार और पूछ लो, क्या इक्विटी इशू करना और डिबेंचर इशू करना एक बात है? क्या दोनों में एक ही खर्चा होगा? क्या दोनों को रिटेन रखने की कॉस्ट एक है? नहीं है। इसका मतलब मुझे करना क्या है बेटा, हर ऑल्टरनेटिव का इंडिविजुअल निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आगे से लिखेंगे के। अगर कॉस्ट ऑफ डेट CD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस KP, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, कॉस्ट ऑफ लोन। हाँ, उसके तो बेचारे की लंका लग गई भाई, काहे का KL राहुल, बताओ। छोड़ो, हाँ बताओ, चले थे बेचारे सेलिब्रिटी बनने, क्रिकेटर नहीं बचे हैं। करियर खत्म हो जाएगा बेटा उनका एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में। हाँ, एक्चुअली सोचो ये KL राहुल ही है। अगर थोड़ी सी इधर उधर की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच के भी मैच वाले दिन वापस आ सकते हैं। ये वही है कि अगर लोन लेते वक्त ये नहीं देखा कि क्या इसको मैं अफोर्ड कर भी सकता हूं या नहीं, तो अच्छे खासे बिजनेस की बैंड बज जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं बेटा, कैसे डिनोट करेंगे, के, और जिसका भी स्पेसिफिक निकालेंगे उसको आगे डिनोट करेंगे। KD कॉस्ट ऑफ डेट, KL कॉस्ट ऑफ लोन, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोलो ठीक है। आपका पहला टॉपिक यही है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैम हम लोग कुछ लिखना है? नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉस्ट ऑफ क्या, स्पेसिफिक कैपिटल। मैम हम लोग लिख लेते हैं, नहीं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। चलो दोस्त, लिखे नहीं, सुनो। बहुत सुंदर रूप में इसका फॉर्मूला बनाया गया है और आपके किताब में, आपकी स्टडी मटेरियल में एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे इसकी बात करते करते उस थ्योरी का क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं। बेटा डिबेंचर क्या होता है, आपने 11वीं 12वीं सी फाउंडेशन में भी देखा, लेकिन मैं ये मानती हूं नहीं देखा, छोड़ो। बेटा डिबेंचर का मतलब है कि मुझे कंपनी को क्या करना है, लोन लेना है। ध्यान से सुनना है बात। लेकिन लोन लेने के लिए मैंने एक बात देखी कि अगर मैं बैंक के पास जाता हूं तो बैंक मुझसे 12% चार्ज करता है। ठीक बात है, क्योंकि बैंक का अपना पैसा थोड़ी है। ध्यान से सुन लो बेटा प्लीज, बैंक का अपना पैसा थोड़ी है, बैंक तो पब्लिक से ले रहा है और आपको दे रहा है। ठीक बात है। इसका मतलब जो वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा उसको पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी तो पूरी करनी है, क्योंकि पब्लिक ने बैंक के पास पैसे रखाए हैं। बोलो ठीक बात है। तो अगर मैं देखूं तो बैंक मुझसे बिना मतलब 2-3% क्या करता है, फालतू लेता है। किस रूप में, क्योंकि उसको उसे कस्टमर को भी लौटाना है। ठीक बात है। अब मैंने एक बात सोची कि क्यों ना पब्लिक से उठा लो। ये कहते ना हमें तो 8% तो पब्लिक को ही देना पड़ जाता है। तो मेरे माइंड में बत्ती जल गई कि क्यों ना 8% पे पब्लिक से उठा लें। लेकिन बेटा पब्लिक को आपके ऊपर भरोसा नहीं आएगा।
कहेगा कि भाई जब रिस्क ही लेना है तो 8% पे तो बैंक ही अच्छा था, कम से कम ये डर तो नहीं था कि पैसे डूब जाएंगे। तो अब आपको बीच का एक गेम खेलना है कि आपको इससे कम पड़े कॉस्ट 12% से, और पब्लिक को कुछ ऐसा लालच मिल जाए कि उसे बैंक से ज्यादा कुछ मिल जाए। बोलो ठीक बात है। इसलिए इशू होते हैं बेटा डिबेंचर। दिस इज अ मिड वे ऑफ टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड फ्रॉम द पब्लिक। तो हमने क्या सोचा कि एक बीच का रास्ता निकालो, और वो बीच का रास्ता निकला क्या? डिबेंचर्स। और इन डिबेंचर्स की सबसे खूबसूरत बात है इनका ट्रांसफरेबल नेचर। इसका मतलब आज मैंने ये डिबेंचर खरीदे हैं इस कंपनी के, लेकिन आज से 4 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो इमीडिएट पैसों की जरूरत है, तो मैंने बेच दिया। कहा आज तक इंटरेस्ट मैं खा रहा था, कल से तुम खा लेना। तो बेटा डिबेंचर का अगर आपसे फीचर पूछेंगे तो आप सबसे पहले तो बताएंगे कि डिबेंचर की होती है एक फेस वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 100। यूजुअली होती है 100। यूजुअली 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। यूजुअली 100। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होता है उसका फिक्स्ड। ब्रैकेट में लिखा मैंने कूपन। यस, कूपन नाम का कुछ नहीं होता दोस्त, पाप लगेगा। इट्स कूपन। अब तुमको इसके तो पैसे कैसे भी नहीं मिले मुझे कि मैं तुम्हारी अंग्रेजी भी सुधारू बैठ गया। 5-7 बार बोल के रट लो ऐसे, तो हाँ तुमको तो याद हो जाएगी वो बात। ये नहीं, कूपन की बात हुई, ये नहीं हो रहा है। बस हो गया याद आपको। बस अभी नया भी मिलेगा करने को, इसी पे थोड़ी लगे रहोगे। इधर देखो बेटा, इसका है फिक्स्ड इंटरेस्ट, उसके बाद इसकी एक है रिडेम्पशन वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं डिबेंचर आज 100 रुपए में इशू करता हूं तो मुझे फ्यूचर में हो सकता है उसके 100 ही लौटाने हो, 105 लौटाने हो या 95 लौटाने हो। इसका तो केस वर्स्ट में भी नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टर नहीं मानेगा। वो कहेगा वाह मैं 100 दूं और तुम लौटाओगे मुझे 95, तो ये केस नहीं लगता है। एक होती है मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब कितने समय में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। और एक बात मैंने कही, द बेस्ट बात, दैट इज इट इज ट्रांसफरेबल, क्योंकि इसमें किसी डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं होता। ये कहते हैं जो ये पर्ची लाएगा उसको हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन तो ये है बेटा, क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर? डिबेंचर हैज अ फिक्स्ड फेस वैल्यू ऑफ रुपीज। यूजुअली इट हैज फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड कूपन रेट। हिम्मत भी मत करना अभी। रिडेम्पशन क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये सारी बातें फिक्स्ड चल रही हैं या देखेंगे? फिक्स्ड। इशू करते वक्त ही ये बात आपको बतानी होगी कि आज से 10 साल के बाद हम तुमको कितना पैसा रीपे करेंगे। मैच्योरिटी पीरियड दैट इज फिक्स्ड पीरियड और टर्म, और दे मस्ट बी ट्रांसफरेबल। आपने पढ़ा इट मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स। ये हमारा कोई झगड़ा नहीं है इसमें। कौन सा बेटा? मैक्सिमम लिमिट इज 20। आप 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 किसी के लिए भी लो, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करें।
मैम अब तक क्या चल रहा था? अब तक चल रहा था व्हाट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब चलो इधर देखो बेटा, बेटा अब मैथमेटिकल पार्ट भी, कंसेप्चुअल भी और फॉर्मूला भी। 5 से 7 मिनट का ध्यान देंगे बस, और ये छूमंतर। बेटा इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या? कि वो पैसे जो मैंने ले तो लिए हैं, लेकिन मैं आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस लौटाऊंगी नहीं। जब लिक्विडेशन होगा तब आपको वो पैसे मिलेंगे। इंडिया में इररिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन किताब में है, तो हमें वो देखना है। रियल लाइफ में आपको लगता है कि कोई ऐसा उधार देगा कि कहे कि मैं मरते दम तक तो नहीं दूंगा, मर जाऊं तो ले लेना, वो भी अगर कुछ मैं छोड़ के गया तो क्या बीइंग एन इन्वेस्टर कभी भी ये चलेगा? नहीं चलता है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका मतलब बीइंग ए कंपनी मुझे सिर्फ एक ही चीज मिल का खर्चा लग रहा है। किसका? इंटरेस्ट का, जो मुझे हर साल दर साल देना है मैम। और लाने का भी तो खर्च लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ कि कॉस्ट ऑफ इशू भी तो कुछ लग रहा होगा या नहीं? तो यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि मेरे पास जो एनुअल खर्चा है वो क्या है? इंटरेस्ट। लेकिन इस इंटरेस्ट की 2 खूबसूरत बातें हैं। बात नंबर 1 कि इंटरेस्ट इज चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये वाला इंटरेस्ट मेरे P&L अकाउंट में डेबिट होगा ही होगा, और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे हर बार इस इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बेटा चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो एक ऐसा खर्चा है जो मेरे लिए जरूरी है, और इस खर्चे से मेरा प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है, और इस इंटरेस्ट की वजह से होती है मेरी टैक्स सेविंग्स। बोलो सही बात है मैम? टैक्स सेविंग कैसे होगी? कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी एक्स हैज सर्टेन, कंपनी वाई हैव नो डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी एक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 लाख, और कंपनी वाई का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 लाख। बोलो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका भी 10 लाख, इसका भी 10 लाख, लेकिन हमें पता है लेस, मान लो कितना? क्या ये ठीक है? बोलो ये क्या है? यहां पे EBT, मान लो लेस टैक्स कितना परसेंट? 4 लाख। ये कितना हुआ? ये कितना? ये क्या है? अर्निंग्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे एक बात, अगर इसके पास 2 लाख के कॉस्ट ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कायदे से उससे 2 लाख ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? देख लो जरा, क्या ऐसा हो रहा है?
नहीं हो रहा। क्योंकि ये जो है, ये जो इंटरेस्ट है, उससे मेरी टैक्स वाली जो इनकम है वो क्या हो गई है, 2 लाख रुपए से कम हो गई है। इसका मतलब जो मेरा टोटल खर्चा है वो खर्चा क्या है, एक तो ये मैं दूंगा कितना, 2 लाख, लेकिन इस 2 लाख रुपए पे मैं 50% बचा भी तो लूंगा। मैम एक बार फिर से बता दो बेटा, मैं ये 2 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे पास से जा रहा है, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है कि 2 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस 2 लाख की वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम हो गई है? बताओ। और 2 लाख से कम होने की वजह से मेरा 50% टैक्स जो कि 1 लाख रुपए है वो क्या हो गया बेटा, बच गया। बोलो सही बात है। अगर ये यहां नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये भी 5 लाख का टैक्स भरता। बोलो, आपके सामने है, जिनके पास नहीं है वो कितना टैक्स भर रहे हैं, 5, जिनके पास है वो कितना टैक्स भर रहे हैं, 4। तो मैंने डिबेंचर होने की वजह से 1 लाख रुपए का बचाया है टैक्स। इसका मतलब जो मेरा असली खर्चा है वो है योर आउटफ्लो माइनस योर सेविंग्स। ठीक बात है। योर एक्सपेंसेस माइनस माई सेविंग्स इज माई एक्चुअल कॉस्ट। बोलो क्या ये ठीक है बेटा? किसी को भी इसको समझने में 1% की भी दिक्कत है तो अभी बोल लो, बाद में भी बोलोगे तो बताऊंगी, लेकिन अभी बोल लोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है। ये इसका मतलब क्या ये है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। याद है ना? क्या मैं लिखूं माई कॉस्ट ऑफ डेट इज, बोलो क्या ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को आपत्ति है? अगर 40% टैक्स हुआ बेटा तो 60% खर्चा, 50%। अभी तो आपने देखा था आपके वाले केस में 2 लाख ये इंटू 1 माइनस 0.5 आपका एक्चुअल खर्चा कितना आया? ये तो हमने यहां भी देखा था कि आपका खर्चा कितना आ रहा है, 1 लाख अपॉन नेट प्रोसीड्स। क्या शब्द है बेटा? नेट प्रोसीड्स, या आपके स्टडी में इसको एक शब्द दिया गया सेल्स वैल्यू। इसका मतलब मान लो मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया था जिसमें 5% मेरी इशू कॉस्ट लग गई, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आए जो मैंने बिजनेस में लगाए हैं? कितने? 95। इसका मतलब कल को जो मुझे इंटरेस्ट के लिए पैसे जनरेट करने हैं वो 100 रुपए से जनरेट नहीं होंगे, वो पैसे जनरेट किससे होंगे? 95 से। बोलो ठीक है। यहां पे बेटा इंटरेस्ट को टैक्स से क्यों माइनस किया समझ में आया है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि इंटरेस्ट तो कॉस्ट है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस इंटरेस्ट के अमाउंट की वजह से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और उतना % टैक्स मेरा बच जाता है। और यहाँ पे नेट प्रोसीड्स क्यों लिखा समझ आया बेटा? क्यों समझ में क्या बात है? क्या मैंने आपको यहां जबरदस्ती बिठा रखा है? क्या मैं अपनी तरफ से 1% की लापरवाही बरत रही हूं? तो आपको दया नहीं आ रही मुझे देख के? तो फिर मैं बताऊं, अगर इतनी मेहनत मैंने अपने लिए की होती ना, मेरे एक अटेम्प्ट में 3 रैंक आती।
कसम से एक भी नहीं, एक ही अटेम्प्ट में 3 बार कि बोला तू रख, जो रैंक तुझे चाहिए रख। बेटा नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स का मतलब समझना है कि मैं अपने बिजनेस में रिटर्न जनरेट करने के लिए 100 रुपए नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं कितना, 95। मैम अगर एक्स्ट्रा में मिला होता तो क्या दिक्कत है, 10% प्रीमियम में किए होते, 110 माइनस 5, मैं लगाता कितना, 105 रुपए। इसका मतलब नेट प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। बोलो ठीक है, जो जितना तुमने मांगा था और जितना इसको घर लाने में तुम्हारा पैसा लग गया, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट प्रोसीड्स। चलो अभी तो इतने को लिखो पहले, फिर क्या करें, क्वेश्चन देखेंगे। फिर बोलने लगे यार तुम। लिखते हैं बेटा। अच्छा हेडिंग दी आपने, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक, कुछ नहीं दी तो चलो मैं दे देती हूँ भाई, फिर से क्या दिक्कत है। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक कैपिटल, पहले इसका मतलब लिख लेते हैं, द कॉस्ट और एक्सपेंस incurred to obtain and retain the particular type of a capital is known as specific cost of capital. A is cost of debentures. Debentures are the certificate of debts, certificate of debts issued by the company for taking the funds from the public अच्छा एक बात, मैं फीचर्स लिख रही हूँ और हर के आगे एक एक लाइन लिखूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ ही ले तो आप उसको विंडो ड्रेसिंग कर लेना आराम से, ठीक है। एक एक लाइन में मैं यहाँ लिखूँ, सबसे पहले इट हैज अ पर्टिकुलर फेस वैल्यू। बेटा मैंने यहाँ लिखा है यूजुअली 100, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको क्वेश्चन के ऊपर एक बार ध्यान से देखना होगा, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। नंबर 2 इज इंटरेस्ट और ब्रैकेट में कुछ रेट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, किसके ऊपर भाई, हमेशा ऑन फेस वैल्यू। यहां हमने लिखा ऑलवेज, यहां यूजुअली नहीं है भाई, यहां क्या है, ऑलवेज। चाहे कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देंगे। नंबर 3 इज redemption value, redemption value, the amount
to be repaid आफ्टर द मेच्योरिटी। क्या आपको पता है दैट आप अगर मान लो ये क्वेश्चन स्पेशली आए तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट मे बी ऑन एट पार, ऑन डिस्काउंट और एट प्रीमियम, लेकिन अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद मेच्योरिटी पीरियड, द पीरियड फॉर विच the loan has taken. Number 5th is transferable. Debentures can be transferred to other investors without hurting the right to gain interest। क्या ये बात ठीक है? किसी को भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास होगा उसको मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट इज, क्या ये टैक्स बचाता है? सेविंग्स इन टैक्स। Debenture interest are charged against profit which reduces the taxable income, ultimately savings in tax liability। क्या ये जितनी बात हमने लिखी है वो आपको पल्ले पड़ रही है? चलिए, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। इन केस ऑफ, कौन सा डिबेंचर है भाई? कौन सा डिबेंचर? इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ये असलियत में होते नहीं है, इसलिए इनका फॉर्मूला भी वैसा ही है, लोकल छाप टाइप का। ये कौन से हैं? इन दिस केस the amount of debenture is to be redeemed only at the time of liquidation। very very important, KD is cost of debts और cost of debentures। अगर यहाँ पे KP लिखा होता तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो भी। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? यहां पे लिखेंगे नेट प्रोसीड्स इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, जिनको ब्रैकेट में लिख लो बेटा फ्लोटेशन एक्सपेंसेस। अगर कल को मुझे कहीं पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिखेगा तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इशू एक्सपेंसेस। इनको दो बात कह सकते हैं बेटा, नेट प्रोसीड्स, और मैंने कहा कि आपकी किताब ने कई जगह पे नाम दिया है सेल्स वैल्यू।
चलो शुरू करें। अच्छा पहले आराम से, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है कुछ। ऊपर वाला भी कुछ ज्यादा ही। अरे तुम तो सीरियस हो जाते हो यार, मतलब जल्दी करो। आराम से मैंने ऐसे ही कर दिया था। अगर इशू एक्सपेंसेस की जगह फ्लोटिंग है, अच्छा मैम जिनका हो गया वो क्या करें, वो चैप्टर नंबर 2 से S1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का S1 पढ़ेंगे। अब S1 है, इसका मतलब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है पहला ही। और तुम लोगों ने बंटवारा किया हुआ है कि ये वाली किताब तू, ये मैं, ऐसा तेरी कहाँ है किताब? अब ये हटा दूं? अरे यार, अरे ऊपर वाला पूछ रही हूं दोस्त। मुंह बंद करके पढ़ेंगे आप। और जिनको पहले से बहुत ज्यादा आता है बेटा, कल से मत आना। किसी का बच्चा है ये लिखना। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? चलो देखते हैं। खाली पढ़ने से थोड़ी होगा भाई, कईयों ने कर भी लिया होगा कैलकुलेटर। तो इतने हम अच्छे नहीं हो रहे भाई, कोई बात नहीं। ये कौन सा है? S1 कोई लिख रहा है? चलो जिनके पास किताब नहीं है इधर देखें, बाजू वाले के में झांकने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, 5 years ago, 5 साल पहले सोना लिमिटेड इशू 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब हमें केवल इंटरेस्ट देना है और बाद में जब मरमुरा जाएंगे तब जो बचेगा तो उसमें से इनके पैसे वापस कर देंगे। एट 103, बेटा इशू प्राइस है 103 at their par value of the current market price of these debenture is 94. If the company pays a corporate tax of 35%, what is the current cost of capital? अच्छा ध्यान से सुनना एक बात। इशू किया था कितने पे? 103, कितने? 3 रुपए प्रीमियम पे। लेकिन अगर आज मार्केट में बेचेंगे तो कितना रुपए मिलेगा? 94। और आपसे कौन सा कॉस्ट पूछा है? करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आपका इंटरेस्ट कितना? KD। KD हमें पता है, इंटरेस्ट 1 minus tax upon net proceeds. Interest is 12.35 upon 94। मैम यहाँ 94 क्यों लिया? क्योंकि हमसे पूछा है करेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 100। कितना भाई? क्या? अगर आप इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं लेके पूरा ओवरऑल फिगर लेंगे तो नीचे भी इंटू कर देना नंबर ऑफ डिबेंचर से। मान लो अगर मैं यहाँ इंटू 10,000 लिखूं, यहाँ भी इंटू 10,000 लिखूं, तो वो तो गया ना। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। 8.29
बस ठीक है, 8.29%। 8.29%। ये वाला केस सिर्फ सिखाने के लिए जरूर दिया गया, लेकिन रियल लाइफ में चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि इरिडीमेबल ही नहीं चलता, तो इरिडीमेबल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं चलेगा। आगे चलें मैम, और कोई क्वेश्चन वो देखेंगे। इधर देखो बेटा, अब इधर देखो मैम, हम लिखें, मैंने क्या कहा, देखो। बोलो ठीक है। मैंने लिखा कि डिबेंचर्स को इशू इन 3 रूपों में किया जाएगा। 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 में, 100 वाला डिबेंचर 110 में, या 100 वाला डिबेंचर अभी अभी आपने देखा 94 या 95 में। लेकिन जब पैसे वापस करेंगे तो या तो पूरा का पूरा 100 रुपया वापस करेंगे या 110 वापस करेंगे। यहां देखेंगे बेटा, क्या अगर आपने पैसे 95 लिए हैं लेकिन लौटाना पड़ेगा 100 रुपए में, जरा ध्यान से सुनना, 5 साल के लिए आपने क्या किया था बेटा, डिबेंचर्स को इशू किया है। आपको मिला कितना, लौटाना कितना है? इसका मतलब 5 रुपए कितने साल के लिए? इसका मतलब 1 रुपए प्रति डिबेंचर का कॉस्ट आपका हर साल बढ़ेगा। मैम एक बार और बता दो, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने जब तुमसे पैसे लिए तब कितने लिए थे? 95। इसमें कोई आपत्ति है? लेकिन जब तुम मुझसे मांगोगे तब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब आज मैं यहां खड़ा हूं 95 रुपीज लेके, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 5 साल में जब आपसे दोबारा मिलूं तो मेरे पास 100 रुपए हो। यही तो बात है। आपने मुझे छोड़ा है कितने पे? 95। कहते हो 5 साल बाद मिलेंगे, कितना लेके आना? 100 रुपए। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट का तो जुगाड़ करना ही करना है, लेकिन साथ में हर साल 1 रुपए का भी जुगाड़ करना है, जिससे मैं इस 95 और 100 रुपए का बीच का दायरा पूरा कर सकूं। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं मेरा असली खर्चा देखूं तो मेरा खर्चा तो हमेशा ये है ही। इसमें कोई झगड़ा है कि 1 माइनस टैक्स क्यों लिख दिया? इसमें किसी को भी कोई झगड़ा है? प्लस मेरा खर्चा है 100 माइनस 95/5। बोलो ठीक बात है? ऐसे ही तो आया ना बेटा, 1 रुपए प्रति साल। ये किसी को, यहां तक की बात में किसी को आपत्ति है बेटा? बोलो नहीं। इसका मतलब मेरा असली खर्चा कितना है? 1, तो जो 10% मैं टैक्स दूंगा उसमें 35% बचा लूंगा, तो मेरा 6.5 रुपए का तो हर साल टैक्स का खर्चा आएगा। प्लस 1, कैसे पता चला 1 रुपया? मैम आपको 5 रुपए का जुगाड़ करना है अगले 5 सालों में, तो हर साल कितना जुगाड़ करना पड़ेगा? 1 रुपया। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। छोड़ के गए हो
95 पे मिलना तो 110 लेके आना, तो हर साल कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा? 3 रुपए। इसका मतलब ये फॉर्मूला मैम अब हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है। इंटरेस्ट रिडीमेबल वैल्यू माइनस जितना मिला और जितना देना है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो ठीक है? यहां तक ये फॉर्मूला अधूरा है अभी, लेकिन क्या एक लाइन आपको समझ में आई है कि मेरा इस साल का खर्चा कितना होगा? एक तो जो मैं इंटरेस्ट दूंगा प्लस मैं मान लो कि केस होता एट प्रीमियम लेकिन रिडेम्पशन एट पार। छोड़ के गए हो 110 में, मिलना तो 100 देना, तो 2 रुपए तो मेरे बच रहे हैं ना बेटा। ध्यान से समझो, तुम छोड़ के गए थे 100 में, मांगते 110, तो 2-2 रुपया एक साल का बढ़ता, लेकिन छोड़ के गए हो 110 में, मांग रहे हो 100, तो 2-2 रुपए साल का मैंने बचा भी तो लिया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये फिगर किस में आ जाएगी? माइनस में, अपॉन एवरेज कैपिटल। इसका मतलब आरवी 110 प्लस 95 अपॉन 2, 110 प्लस 100 अपॉन 2, 105 100 अपॉन 2। ये हुआ आपका दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैम एक बात पूछ रहे हैं आपसे। क्या बात पूछनी है? कि ये जो 2 रुपए था जो आप हर साल खर्चा मान रहे हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक बोल रहे हो कि आपको 2 साल और हर साल 2-2 रुपया और जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो तुमको डाउट कहाँ है भाई? मैम ये वाले फिगर पे टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्या? आपने डाउट समझा कि मैम आपने इंटरेस्ट पे तो टैक्स माइनस किया, वो बात का झगड़ा नहीं है। आपने अभी अभी माना कि ये जो हर साल का 2-2 रुपया है वो भी मेरा खर्चा है, तभी तो आप कॉस्ट निकालने के लिए जोड़ रहे हो। तो आपने उसको टैक्स के अगेंस्ट में क्यों नहीं लिया? इसका मतलब आपने यहां पे ये क्यों नहीं किया? आप समझ रहे हैं? आज नहीं तो कल पूछेंगे इसको, इसलिए सुन लीजिए कि मैम खर्चे पे तो टैक्स बचता है, और अगर ये खर्चा है तो इस पे टैक्स बचना चाहिए। बेटा अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखेगा कि आपका, अब हमें भी पता है कि दिस इज नॉट माय रेकरिंग कॉस्ट, ये हमारा कैपिटल कॉस्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखता है कि द डिफरेंस या द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आप एंट्री याद करो। आप एंट्री करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तब अगर वो स्पेसिफिकली कहेगा कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो कोई झगड़ा नहीं है, हम इसको भी टैक्स सेविंग दे देंगे। लेकिन क्योंकि ये खर्चे राइट ऑफ होते हैं हमारे P&L में हर बार, लेकिन इसको स्पेसिफिकली टैक्स डिडक्शन हम लोग नहीं देंगे अनलेस क्वेश्चन लिख के दे कि ये जो खर्चा है वो भी टैक्स को बचाएगा। अच्छा, फॉर्मूला याद हुआ? ये कितना आसान है। अच्छा, ये देख के अब घबराहट तो नहीं हो रही है? खर्चा क्या है? एक जो हर साल देना है, टैक्स 1 माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, लेकिन मुझे 2-2 रुपया हर साल और लगेगा, तो वो भी मेरा खर्चा है। कैसे निकला? कैसे पता चला 2 रुपया है?
मैम जो मिला और जो देना है, कितने सालों में देना है, वो निकल के आया मेरा आरवी माइनस एमपी, और अगर एकदम स्टडी मटेरियल पे जाना है तो एसवी, दैट इज सेल्स वैल्यू अपॉन एन इज नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन एवरेज कैपिटल। बोलो ठीक है, ठीक लग रहा है बेटा? ये बेटा किसने पूछा तो बता। हाँ ठीक। आरवी क्या है बेटा? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एवरेज कैपिटल। एवरेज कैपिटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें यूज करना है क्या, जो मिला, और हमें देना कुछ और है। इरिडीमेबल में क्या हुआ था कि जो था वही चल रहा था। इसका मतलब यहाँ पे एक समय के बाद मेरी जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी? मेरे पास 2-2 रुपया मैं जोड़ूंगा तो एक समय के बाद मेरे पास 110 हो जाएगा। एक साल में 95 था, 2 रुपए जुड़ेगा, फिर 2 रुपए जुड़ेगा, फिर 2 रुपए जुड़ेगा। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि आपका किसी भी समय आपकी कैपिटल 95 से लेके 105 के बीच में ही वेरी करेगी। ठीक बात है? जब आप शुरू किए थे तब 95 था, जैसे जैसे 2-2 रुपए का और जुगाड़ होता जाएगा तब आपकी कैपिटल बढ़ती चल, लेकिन अंत भी कहां तक पहुंचेगी? 105, क्योंकि 105 पे तो आपको उसको रिडीम कर देना है। इसलिए आपका कहां से कहां तक रहेगा? 95 से 105, इसलिए उसका एवरेज करते हैं। ये ठीक लग रहा है? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिखा दूं एक, कि लिख लो पहले यार, लिखो। आजकल पिछले 4 दिनों से ना मेरे घर में एक नियम बना, आपको पता है, और टॉपर्स में भी, कि 4:30 बजे से 6:30 बजे तक अगर घर में भी बात करनी है तो द कॉन्वर्सेशन विल बी हेल्ड इन मैसेजेस। दैट इज नो मूवमेंट ऑफ, मतलब को ना मुझे कुछ सुनना है और बोलना तो नहीं, कुछ पढ़ना भी नहीं भाई, बस चुप रहना है। नीचे कल यार बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस होता है, पता नहीं कल नीचे किसी ने ना मुझे 4:30 बजे हम लोग शायद नीचे गए ना कल, तो किसी ने, हाँ 4 सवा जो भी, किसी ने कल कुछ पूछा, इतनी बुरी तरह मैंने उसको झाड़ा। फिर मैंने कुछ सोचा इसकी गलती क्या थी? सिर्फ गलती उसकी ये थी कि उसने 4 बजे के बाद मुझसे बात की। अगर वो 12 बजे के बाद बात करता तो शायद जवाब कुछ और होता। मुझे ना ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी जो इस 2 घंटे में मैं झोंकती हूँ वो पूरे दिन के ऑलमोस्ट बराबर है। वो 10:30 के बाद आते हैं, तब तक बच जाते हैं। He also not calls between 4:30 to 8:30। पहले मैसेज करेंगे, आर यू अवेक? हाँ। एबल टू टॉक? मैंने कहा हाँ। शैल आई कॉल? 3 बार। मैंने कहा अरे बात क्या है यार? नहीं ऐसे ही। मैंने अब मत करो फिर, कोई बात नहीं। ऐसे ही क्या होता है? बात है तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। इन केस ऑफ देख लो भाई, लव मैरिज आसान नहीं होती है। इन केस ऑफ, मैं तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है। इन केस ऑफ redeemable debentures, redeemable debentures are those debentures which needs to be repaid after a certain period of time, that is बेटा not exceeding, हमें पता है कितना, 20 साल। बोलो ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो गया है? चलो फिर चेक कर लें एक बार। KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस SP अपॉन N। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है?
और अभी अभी हमने और चर्चा कर ली कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि किसी भी समय पे जो मेरा फंड इन्वॉल्वमेंट है वो इनके बीच में ही रहेगा। तो यहां पे बेटा लिख लेते हैं कौन सी चीज क्या कहती है। वेयर RV इज इक्वल्स टू, देखो मैं आपका नोट्स इतना बढ़िया तैयार करवा दूंगी कि आप अपने सिर्फ कॉपी खोलेंगे और सब कुछ आपको याद आ जाएगा। उसके बाद SP इज सेल्स प्रोसीड्स, और अगर SV लिखा होता तो सेल्स वैल्यू। क्या इसमें कोई झगड़ा है क्या? चलो, उसके बाद N इज बेटा नंबर ऑफ ईयर्स और मैच्योरिटी पीरियड। अच्छा, और KD क्या है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ये मजाक है तो सीरियस है तो कोई बात नहीं, मजाक पसंद नहीं है मुझे। क्या करूं, 1 माइनस टैक्स भी लिख दूं? अच्छा वो वाली बात, चलिए बचा लिया उसने। नोट, इफ लॉस ऑन issue of debentures are allowed as chargeable for calculating tax, then the formula will be KD is equals to interest plus क्या ये ठीक है? दोनों में कॉमन मिल जाएगा टैक्स, और अगर कंफ्यूजन होती है तो अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? सॉरी, लो मुझसे गलती हो गई दोस्त। RV माइनस सेल्स प्रोसीड अपॉन N। यहां पे N इज नंबर ऑफ ईयर्स, P3 या S3, S3 देखेंगे, S3 ये कोई लिख रहा है? लिख रहे हैं। लेकिन एवरेज कैपिटल लिखो तो ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन करना तो ये दिखाना ही पड़ेगा। ये हटा दूं? कोई लिख रहा है बेटा? बात तय हुई है किसकी? S3 की। प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिए। अ कंपनी इशूड issued 10,000 boss 10,000 debenture of rupees 100 each on 1/4/2017 to be matured on 1/4/2022। दैट इज कितने साल के लिए बेटा? 5 साल के लिए। क्या N मिल गया? चलो, the company wants to know the current cost of its existing debt। ठीक है, ये ना सबसे पहले यहाँ कॉमा होना चाहिए क्वेश्चन का।
द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80, टैक्स रेट इज 35। बेटा रिडेम्पशन वैल्यू तो लिखी नहीं है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं है इसका मतलब कितना देना है, 100। तो सारा का सारा कुछ आपके पास है, करके निकालो। फॉर्मूला क्या लगेगा? नहीं, ये रूल है बेटा कि इफ समथिंग नॉट स्पेसिफाइड इट विल ऑलवेज बी एट पार। ये रूल है, अजम्पशन नहीं है, रूल है। S3 KD is equals to interest to 1 minus tax plus redemption value minus sales value upon n average of, क्या ये आपको याद हो गया है? बोलो। इंटरेस्ट कितना बेटा? 10, $11. क्या ये किसी को आपत्ति है इसमें? क्या ये ठीक लग रहा है? क्या ये, हाँ, अरे तो परसेंट निकालना है बेटा। इसका परसेंटेज आएगा कितना? 11.67%। क्या ये ठीक है बेटा? किसी को भी ये समझने में कोई आपत्ति है? नहीं है तो 2 नंबर देखो फिर। अच्छा, उसका निकाल लिया आपने S2 का, वेरी गुड। चलो, ये कोई लिख रहा है? अच्छा लिखो फिर। हो गया? चलो यहां देखो बेटा, मूव ऑन। चलो, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017 to be matured on 1/4/2022, that is यहां भी कितना? 5 years. The debentures will be redeemed on maturity. इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ये नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है कि अगर 5 सालों के लिए लिया है तो पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। Compute the cost of the debentures assuming. अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इशू कितने में किया बेटा? 10, लेकिन रिडेम्पशन की कोई बात नहीं लिखी, तो कुछ नहीं लिखा तो एट पार। अब बताओ कितना आसान है। यहां पे आपका प्लस की जगह इफेक्ट हो जाएगा माइनस। क्या ये आप कर पाएंगे? क्या आप ये ऐसे ही कर पाएंगे? मैम कैसे? ऐसे KD is equals to I 1 minus T plus RV upon SB upon N। अरे मैं तो फॉर्मूला लिख रही हूं भाई, इसमें क्या झगड़ा है? हद है। इंटरेस्ट इज 10, ठीक है, प्लस, क्या ये ठीक है? 100 प्लस 110 अपॉन 2 इंटू 100, ये कितना हो गया? 6.5 माइनस, ये कितना हो गया? माइनस 2 अपॉन 105 इंटू 100, दैट इज, क्या ये ठीक है? यहां पे मैंने ये भी देख लिया कि अगर छोड़ के गए थे 110 में और मांग रहे हो 100, तो मेरा 2 रुपए हर साल का बच भी तो रहा है।
जो लोग देख चुके हैं बेटा वो 2.8 में प्रॉब्लम नंबर 2 पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 2 वहां पे सॉल्यूशन दिया है लेकिन उसको देखना नहीं है। पेज नंबर 2.8 ये कोई लिख रहा है? लिखो लिखो। अच्छा बताओ, बातें समझ आ रही हैं अभी तक जितनी हुई हैं? आगे तो देखेंगे। प्रॉब्लम 2.8 वहां पे वो यूजुअली वाली बात का एक्सेप्शन है। आपका वहां पर फेस वैल्यू 100 नहीं है, 150 है। चलो पहले ये कोई लिख रहा है बेटा? ये चलो मैम फिर पढ़ दो। चलो पढ़ते हैं बेटा। चलो द विष्णु स्टील्स हैज इशूड 30,000 irredeemable 14% debenture of 150 each. The cost of flotation is 5% of the issued amount. The company taxation is 40%. Calculate the cost of debt. क्या ये होगा? क्या ये होगा? यहां पर जो सबसे अच्छी बात है, रिडीमेबल भी 150 क्या रिडेम्पशन की कोई बात लिखी है? तो रिडेम्पशन भी कितने में होगा? अच्छा ये तो सीधा इरिडीमेबल है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। और यहां पे जो बात है वो आई 1 minus tax upon net proceeds into 100। नेट प्रोसीड के लिए आपको लिखा है उसका फॉर्मूला भी इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस। यहां पे देखो लिखा है फ्लोटेशन। मैंने आपको उसी वक्त वहां पे लिखा दिया है कि आपको इशू एक्सपेंसेस की बजाय कहीं अगर फ्लोटेशन भी मिलेगा तो भी वो इशू का ही एक्सपेंस है। P2 पेज 2.8 क्या निकालना है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड हमें निकालना है जिसका होता है इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। इशू प्राइस इज 150 इंटू 30,000 कितना हुआ? 45 lakhs। इशू फ्लोटेशन इज, तो व्हाट इज योर नेट प्रोसीड्स? 42 लाख। आपके पास नेट प्रोसीड्स हैं। इंटरेस्ट निकल जाएगा, कितना आएगा इंटरेस्ट? 6 लाख। इंटरेस्ट इज इनटू कितना परसेंट है? 12%। 14। 6 लाख। टैक्स रेट कितना है? KD इज इक्वल्स टू 36 8.842%। क्या थोड़ा जल्दी हो गया? ठीक लग रहा है? प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए आप। अरे करा नहीं रही हूं, सिर्फ देखो ना।
करा नहीं रही हूं मैं। अब देखो तुम्हें लोग छी छी भी करते हो और फिर बाद में बोलते हो कि जल्दी करो, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। अच्छा अब 1 मिनट बेटा, आज बात क्या क्या हुई है? बात हुई है कि किसी भी रूप में अगर आपको पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए तो उसको लाने में और उसको लगाने में, दोनों में आपके पैसे खर्च होंगे और उस पैसे खर्च को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पहले से प्री डिसाइडेड है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट देख लो जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन इन्वेस्टर की भी नीड्स पूरी हो जाए। आज आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला सिखाए हैं, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। क्या लिंक बैठ रहा है फॉर्मूला से? चलिए देन विल मीट टुमारो फॉर दिस।